हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय निहारिका में आपका फिर से स्वागत है। मैं लेके आई हूँ आपके लिए मेरी सेकंड क्वेश्चनरी। इससे पहले हमने कोशिका वाले चैप्टर के क्वेश्चंस 25 मोस्ट टॉप क्वेश्चंस हमने किए थे। आज मैं लेके आई हूँ पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हमने हमारे क्लास में ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है। उसी से रिलेटेड कुछ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये क्वेश्चनरी। तो पहला क्वेश्चन है कि लार ग्रंथि द्वारा भोजन में किसका पाचन किया जाता है। भाई जैसे ही जो भोजन है मुख गुहा के अंदर आता है तो उस भोजन के अंदर लार को मिला दिया जाता है। तो लार के द्वारा दो प्रकार के एंजाइम्स मिलाए जाते हैं, एक टाइलिन एंजाइम्स और एक लाइसोजाइम एंजाइम। जो टाइलिन एंजाइम होता है वो किसका पाचन करेगा और जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो किसका पाचन करेगा। तो पहले इसका आंसर दीजिए आप कि लार ग्रंथि द्वारा भोजन में किसका पाचन किया जाता है। ऑप्शन ए है प्रोटीन का, ऑप्शन बी है वसा का, ऑप्शन सी है स्टार्च का, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए कि लार के द्वारा दो एंजाइम स्रावित किए जाते हैं, एक टाइलिन एंजाइम और एक लाइसोजाइम एंजाइम। जो टाइलिन एंजाइम होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो जीवाणुओं का पाचन करता है। तो टाइलिन एंजाइम द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाता है और हमारे जो ऑप्शन है उसमें हम अगर सी ऑप्शन देखें तो स्टार्च क्या है, स्टार्च एक प्रकार की शर्करा है और कार्बोहाइड्रेट भी क्या होते हैं, शर्करा ही होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। किसका पाचन, मतलब स्टार्च का पाचन, ठीक है। और जो लाइसोजाइम एंजाइम है, जो लार ग्रंथि द्वारा दूसरा एक और एंजाइम स्रावित किया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम, उसके द्वारा जो है जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है, भोजन में आए हुए जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्तरस किस ग्रंथि द्वारा बनता है। पित्तरस किस ग्रंथि द्वारा बनता है, यानी कि बाइल जूस जो है वो किसके द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन ए है यकृत लेवर, ऑप्शन बी है अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, ऑप्शन सी है पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर, ऑप्शन डी है जठर ग्रंथि, ठीक है। तो यहाँ आपको राइट आंसर देना है कि पित्तरस किस ग्रंथि द्वारा बनता है। तो देखिए जब हमने पाचन तंत्र पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि पित्तरस जो है वो यकृत ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है और इसको मतलब संचित कौन करता है, यकृत ग्रंथि द्वारा इस पित्तरस का निर्माण तो किया जाता है लेकिन इसको संचित कौन करता है, पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में जाके ये संचित होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जाता है यकृत ग्रंथि, ठीक है। चलिए देखो मैंने किसी के आंसर्स नहीं लिखे हैं, मेरी इसमें है ना, मतलब जो ये पीडीएफ है इसके अंदर मैंने आंसर नहीं लिखे हैं। तो जब ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल होगी तो आप इसको निकाल कर एज ए टेस्ट आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरी वीडियो देखने से पहले भी आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं और वीडियो देखने के बाद भी आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। इससे आपको अपना एनालिसिस होगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि पित्तरस कहाँ संचित होता है। जस्ट अभी आपने बात की थी कि यकृत ग्रंथि द्वारा पित्तरस का निर्माण किया जाता है, बाइल जूस का निर्माण किया जाता है और पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में जाके ये पित्तरस संचित होता है। तो देखिए कि ऑप्शन में कहाँ है पित्ताशय। ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है वृक यानी किडनी, ऑप्शन सी है पित्ताशय, ठीक है, पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर, ऑप्शन डी है यानी प्लीहा यानी स्प्लीन। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे जाता है ऑप्शन सी पित्ताशय, कि भाई बनाती तो यकृत ग्रंथि है लेकिन ये जाके संचित होता है पित्ताशय में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि किस अंग में अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे विली कहते हैं। किस अंग में अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे विली कहते हैं। हमने जब आहार नाल को पूरा पढ़ा था, जब हमने पाचन तंत्र वाला टॉपिक स्टार्ट किया था तो उसमें हमने पूरी आहार नाल को पढ़ा था कि आहार नाल के किस किस अंग में कहाँ का क्या पाया जाता है और किसके द्वारा भोजन का पाचन किया जाता है। तो देखिए कि यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन है ए है बड़ी आंत में यानी लार्ज इंटेस्टाइन, ब मूत्राशय में, ठीक है, स छोटी आंत में और डी है आमाशय में। तो इसका राइट आंसर आपको आ गया होगा और अब मैं भी दे देती हूँ इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत में। छोटी आंत में उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे कहते हैं विली।
ये विली ही क्या करती है, ये विली उस भोजन को कुछ समय के लिए रोक के रखती है और उस भोजन में से विटामिन, खनिज, लवण इन सब का क्या करती है, अवशोषण करती है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, इस विली के द्वारा ही भोजन में से जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं उन सब का अवशोषण करती है, साथ ही साथ विटामिन और खनिज लवण का अवशोषण करती है। लेकिन जल का यहाँ अवशोषण नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए, जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने रदनक होते हैं। रदनक है ना, जब हमने पाचन तंत्र स्टार्ट किया था तो मुख गुहा के अंदर हमने 2 संरचना की डिटेल से चर्चा की थी। एक दांत की, मानव शरीर में दांत कितने पाए जाते हैं, तो मानव शरीर में दांत है जो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। और जो दांत होते हैं मानव शरीर के वो द्विवार दंती होते हैं। द्विवार दंती यानी जन्म में 2 बार आते हैं, जीवन काल में 2 बार आते हैं। जैसे एक दूध के दांत जिन्हें हम अस्थायी दांत कहते हैं और एक वयस्क दांत जिन्हें हम स्थायी दांत कहते हैं। फिर हमने इनकी उत्पत्ति और संरचना के आधार पर इनके प्रकार देखे थे। तो संरचना के आधार पे और उत्पत्ति के आधार पे इनके प्रकार हमने देखे। तो उत्पत्ति के आधार पे इनके 4 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। उसके आधार पे भी मानव के शरीर के दांतों को क्या कहा जाता है, विषम दंती कहा जाता है। तो वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं, उनमें से 4 प्रकार की यदि हम बात करें तो एक होते हैं कृतनक जिन्हें हम कहते हैं इंसिजर, एक होते हैं रदनक जिन्हें हम कहते हैं कैनिन, एक होते हैं अग्रचयवर्णक जिन्हें हम कहते हैं प्रीमोलर्स और एक होते हैं चवर्णक जिसे हम कहते हैं मोलर्स। तो इन सब की हमें संख्या देखनी थी। तो बात करते हैं यहाँ पे कि पूछ रहा है रदनक। रदनक यानी कैनिन्स हमारे शरीर में कितने पाए जाते हैं, दांतों की संख्या हमारे मुख गुहा में रदनक यानी कैनिन की कितनी है ना। तो पहली चीज़ तो कि रदनक वो दांत होते हैं जो निकुले होते हैं ना, नुकुले होते हैं जो चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। तो अब देखते हैं ऑप्शन में है ए 2, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 4। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो रदनक दांत है, कैनिन दांत है, वो वयस्क मनुष्य में 4 पाए जाते हैं। 4 कैसे, 2 ऊपर और 2 ऊपरी जबड़े में, 2 निचली जबड़े में। तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कि आमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। तो ऑप्शन ए है ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी है पेप्सिन, ऑप्शन सी है एमाइलेज, ऑप्शन डी है लाइसोजाइम। तो चलिए यहाँ से पहले तो मैं एक आपको चीज़ बताती हूँ कि अगर आपने अच्छे से पाचन तंत्र को पढ़ा है तो यहाँ से तो पहले ऑप्शन को साइड में करना सीखते हैं। बात करते हैं ऑप्शन डी लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम एंजाइम तो जो है वो अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से ही क्लियर हो गया था कि लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो मुख गुहा में लार ग्रंथियों में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी तो यहाँ हो ही नहीं सकता क्योंकि जो लाइसोजाइम एंजाइम है लार ग्रंथियों द्वारा रिलीज होता है और ये जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो यहाँ इसको कैंसिल कीजिए। देन बात करते हैं एमाइलेज एंजाइम। तो एमाइलेज एंजाइम तो वो जो है जो अग्नाशय रस के अंदर होते हैं। अग्नाशय रस के अंदर 3 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। तो जो एमाइलेज एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, ट्रिप्सिन एंजाइम होगा वो प्रोटीन का पाचन करेगा, लाइपेज एंजाइम होगा वो वसा का पाचन करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एमाइलेज भी कैंसिल हो गया और ऑप्शन नंबर ए ट्रिप्सिन भी कैंसिल हो गया। तो राइट आंसर तो हमारे सामने आ गया है कि ऑप्शन बी यानी पेप्सिन। जो पेप्सिन एंजाइम है वो आमाशय में पाया जाता है, जठर ग्रंथियों द्वारा रिलीज किया जाता है और इस पेप्सिन एंजाइम के द्वारा ही प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में चेंज किया जाता है। तो ठीक है, राइट आंसर हमारा निकल के आ गया है। राइट आंसर है हमारा बी पेप्सिन। अगर आपने किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा है और डिटेल में पढ़ा है तो आप तो पहली चीज़ तो कि हमें ऑप्शन देख के आंसर समझ में आ जाता है और फिर भी अगर कहीं कन्फ्यूज़न होता है तो फिर ऑप्शंस को साइड में करना सीखिए। एक ऑप्शन को साइड में करते रहिए तो लास्ट के 2 ऑप्शन में तो आपको अपना आंसर निकल के ही आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो निम्नलिखित में से किस भाग में वायु विभोजन एक समान पथ से प्रवेश करती है। ये बात कर रहा है मुख गुहा से आगे की संरचना की। जो हमारी आहार नाल है मुख गुहा से लेकर गुदा तक होती है, उसमें आगे मुख गुहा से आगे कि जैसे मुख में भोजन आ गया तो भोजन के साथ में वायु भी आई है। तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाग में वायु विभोजन एक समान पथ से प्रवेश करते हैं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए ग्रसनी यानी फेरिंग्स, ऑप्शन बी एपिग्लोटिस, ऑप्शन सी ग्रास नली ओसोफेगस, ऑप्शन डी आमाशय स्टोमच।
तो यहाँ पे मैंने आपको जो अपने टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ग्रसनी ही एक ऐसा मार्ग है जहाँ पर वायु और भोजन एक साथ आते हैं। और लेकिन यहाँ पर एक घाटी ढक्कन पाया जाता है जिसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। उस एपिग्लॉटिस की सहायता से ही जो वायु है वो श्वसन नली में प्रवेश करती है और जो भोजन है वो भोजन नली यानी ग्रास नली में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ग्रसनी की। ग्रसनी ही एक ऐसा पथ है जहाँ पर वायु और भोजन दोनों एक साथ आते हैं, ठीक है, और फिर अपना मार्ग चेंज करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में निम्न में से किस अंग में अम्ल उपस्थित होता है? निम्न में से किस अंग में अम्ल उपस्थित होता है? जो हमने पूरी आहार नाल पढ़ी थी, उस पूरी आहार नाल में हमें ये देखना है कि आहार नाल के किस भाग में अम्ल प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन बी अवशेषी अंग जिसे हम कह रहे थे अपेंडिक्स। ऑप्शन सी कॉलन जो बड़ी आंत का पार्ट होता है। ऑप्शन डी आमाशय स्टोमच। तो हमें अच्छे से पता है कि अम्ल कहाँ पाया जाता है। जब हमने पाचन तंत्र को पढ़ा था तो हमें पता था कि आमाशय में ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो भोजन के माध्यम को क्या करता है? अम्लीय कर देता है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी आमाशय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा प्रिंट में ये थोड़ा लाइट दिख रहा है लेकिन मैं बोलूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, है ना। निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, मतलब जो 4 ऑप्शन है उसमें आपको पहचानना है कि क्या ये चारों एंजाइम हैं, और अगर ये चारों एंजाइम हैं तो इनमें से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। तो अगर आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा तो आपको मालूम होगा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन। तो पेप्सिन तो यहाँ पर पाचक एंजाइम है क्योंकि ये आमाशय में जठर ग्रंथियों द्वारा रिलीज़ किया जाता है और इसके द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। ऑप्शन बी है रेनिन। तो रेनिन भी जो है वो आमाशय में ही बनते हैं। रेनिन और कैसिन, ये रेनिन जो है वो दूध में उपस्थित कैसिन प्रोटीन का पाचन करता है, तो रेनिन भी एक पाचक एंजाइम हुआ। नेक्स्ट है सी इंसुलिन। तो इंसुलिन तो एंजाइम नहीं है, इंसुलिन हार्मोन है। हमने जब आहार नाल के बारे में पढ़ा था तो आहार नाल में हमने देखा था कि पैनक्रियाज यानी अग्नाशय ग्रंथि जो मानव शरीर की एक मिश्रित ग्रंथि है ना, मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड वो होती है, मिश्रित ग्रंथि वो होती है जो हार्मोन भी रिलीज़ करती है और एंजाइम्स भी रिलीज़ करती है। तो हमने यहाँ पर पाचन तंत्र जब पढ़ा था तो उस समय हमने अग्नाशय ग्रंथि द्वारा रिलीज हार्मोन्स के बारे में नहीं पढ़ा था क्योंकि वो हम पढ़ेंगे हमारे हार्मोन्स वाले चैप्टर्स में, मतलब जब हम अंत्यस्रावी ग्रंथियाँ बहिस्रावी ग्रंथियाँ पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर इंसुलिन है जो हार्मोन है, तो हमारा राइट आंसर यही निकल के आ गया है कि इंसुलिन एक हार्मोन है ना कि एक एंजाइम है, ठीक है। और डी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, एमाइलोप्सिन। एमाइलोप्सिन भी एक एंजाइम होता है, तो हमारा राइट आंसर जाता है इंसुलिन, ठीक है। क्योंकि पूछा क्या है हमारे क्वेश्चन में कि एंजाइम नहीं है, तो एंजाइम नहीं है तो इंसुलिन तो एक हार्मोन है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि जीभ के किस भाग में खट्टे स्वाद की पहचान होती है। तो देखिए जब मैंने आहार नाल का चैप्टर पढ़ाया था, मतलब पाचन तंत्र पढ़ाया था, तो मैंने जीभ की संरचना को भी पूरा अच्छे से आपको बताया था कि उसके अग्र भाग से किसका स्वाद मालूम होता है, उसके पिछले भाग से किसका स्वाद मालूम होता है। तो बात कर रहे हैं जीभ के किस भाग में खट्टे की पहचान होती है। तो जीभ के अग्र भाग से, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अग्र भाग से, ऑप्शन बी पश्च भाग से, ऑप्शन सी किनारों के भाग से, ऑप्शन डी मध्य भाग से। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका कि ऑप्शन सी किनारे के भाग से, है ना। किनारों से हमें किसी भी भोजन के प्रगति, खट्टे की प्रगति का पता चलता है कि भोजन अगर आपने कुछ मुंह में लिया है तो वो किस प्रकार का टेस्ट है उसका टेस्ट अगर खट्टा है तो वो हमें जीभ के किनारों से पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा अम्ल मनुष्य के आमाशय में संश्लेषित होता है। अब ये पूछ रहा है अम्ल के बारे में, तो अम्ल तो सबको ही मालूम है अगर आपने पाचन तंत्र अच्छे से पढ़ा है। तो ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी है फास्फोरिक अम्ल। तो राइट आंसर सभी को मालूम है कि यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी जिसे कहते हैं HCl, ठीक है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यही हमारे आमाशय में पाया जाता है और जैसे ही भोजन आमाशय में आता है तो ये भोजन के माध्यम को अम्लीय कर देता है, और जैसे ही भोजन का माध्यम अम्लीय होता है तो जठर ग्रंथि के द्वारा रिलीज़ किए गए एंजाइम सारे एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, निम्न में से कौन सी ग्रंथि पाचक एंजाइम का स्त्राव नहीं करती है। मतलब ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो पाचक एंजाइम रिलीज़ नहीं करती है। तो ऑप्शन ए है यकृत यानी लीवर, ऑप्शन बी है लार ग्रंथियाँ, ऑप्शन सी है आंत्र ग्रंथियाँ, ऑप्शन डी है अग्नाशय ग्रंथि। तो देखिए एक एक ऑप्शन को अलग करते हुए चलते हैं। ऑप्शन डी अग्नाशय ग्रंथियों द्वारा तो ये मिक्स्ड ग्लैंड है, ये एंजाइम और हार्मोन दोनों रिलीज़ करती है। ऑप्शन सी आंत्र ग्रंथियों द्वारा भी एंजाइम रिलीज़ होता है, छोटी हाथ पे जो विली पाई जाती है वहाँ से भी एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी है लार ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियों द्वारा भी एंजाइम रिलीज़ होता है, दो एंजाइम्स बनते हैं लाइसोजाइम और टाइलिन एंजाइम। ऑप्शन ए है यकृत, यकृत के द्वारा पित्त रस को रिलीज़ किया जाता है। यकृत के द्वारा किसको? पित्त रस को रिलीज़ किया जाता है, पित्त रस का निर्माण किया जाता है, बाइल जूस का निर्माण किया जाता है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार के कोई एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। और जब पित्त रस भोजन में मिलता है तो भोजन के माध्यम को क्षारीय ज़रूर करता है, लेकिन किसी प्रकार के इसमें पाचक एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। देखो इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि पाचक एंजाइम्स को रिलीज़ नहीं करती है। तो यहाँ पे पहले तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा यकृत, और उसके बाद मैं और अच्छे से चर्चा करती हूँ कि इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता था कि निम्न में से कौन सा रस है जो पाचक एंजाइम्स का स्रावन नहीं करता फिर भी भोजन के पाचन का कार्य करता है। तो वहाँ पर अगर रस के बारे में पूछ ले तो ऑप्शन आ सकते हैं, जैसे पित्त रस हुआ, जठर रस हुआ, अग्नाशय रस हुआ। तो वहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा? पित्त रस। पित्त रस जो है भोजन के पाचन में तो सहायता करता है, लेकिन इसमें किसी प्रकार के पाचक एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। और पित्त रस को रिलीज़ कौन करता है, पित्त रस का निर्माण कौन करता है? यकृत ग्रंथि। ठीक है, और ये जाके संचित कहाँ होता है, कहाँ स्टोर होता है? पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में। क्लियर है यहाँ पे? तो चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 के साथ में हमारा एक क्वेश्चन और रेडी हो गया कि अगर यहाँ पर ग्रंथि का नाम ना पूछकर अगर रस का नाम पूछता तब भी हमारा आंसर निकल के आ जाता। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 या क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य है। एपिग्लोटिस यानी घाटी ढक्कन, जो कहाँ पाया जाएगा? ग्रसनी के अंतिम भाग पे और ग्रास नली के सिरे पे, है ना। एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य क्या है? तो एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य सभी को पता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कि भोजन को ग्रसनी में भेजना। भोजन को ग्रसनी में भेजना तो रिवर्स तो कार्य करेगा नहीं एपिग्लोटिस। ऑप्शन बी है भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना। ऑप्शन सी है भोजन को ग्रहणी तक पहुंचाना। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर सबको ही सामने आ गया है कि एपिग्लोटिस का कार्य होता है भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना। क्योंकि क्या होता है कि जब हम भोजन कर रहे होते हैं उस समय वायु और भोजन दोनों एक साथ ग्रसनी में पहुँचते हैं, और वायु श्वसन नली के अंदर ही जाए, भोजन नली के अंदर ही जाए। तो ऐसा कार्य कौन करता है? ऐसे कार्य में कौन सहायता देता है? एपिग्लोटिस। जैसे भोजन ग्रास नली की ओर जा रहा होता है उस समय ये एपिग्लोटिस श्वसन नली पे ढक जाता है ताकि भोजन श्वसन नली में प्रवेश नहीं करे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता है? अब हमें यहाँ बताना है कि पैनक्रियाज यानी मिक्स्ड ग्लैंड, जो मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि, उस ग्रंथि के द्वारा कौन सा एंजाइम रिलीज़ नहीं किया जाता है। तो पहले तो अगर टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा है, मेरी वीडियोस को अच्छे से देखा है, तो आपको पता होगा कि अग्नाशय ग्रंथि द्वारा जो अग्नाशय रस रिलीज़ किया जाता है, उस अग्नाशय रस में 3 एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी करेंगे, वसा का पाचन भी करेंगे और प्रोटीन का पाचन भी करेंगे। और भोजन में ये 3 ही हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनका पाचन ज़रूरी होता है। ठीक है, और उसी की वजह से इस अग्नाशय रस को क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस। ठीक है, क्योंकि जैसे देखिए कि मुख गुहा में लार ग्रंथि के द्वारा जो एंजाइम रिलीज़ किया गया था वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा था। बात करें हम आमाशय में जठर ग्रंथियों के द्वारा जो एंजाइम्स रिलीज़ किए जा रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का पाचन कर रहे थे। उसके बाद हम बात करते हैं अग्नाशय रस। तो अग्नाशय रस के पास वो तीनों एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन का पाचन भी करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी करेगा और वसा का पाचन भी करेगा। इसी कारण से अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। तो अब देख लेते हैं कि ये पूछ रहा है कि कौन से एंजाइम रिलीज़ नहीं होते हैं। तो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा 3 एंजाइम रिलीज़ होते हैं। ध्यान से सुनिएगा और अभी का भी इस क्वेश्चन को याद कीजिएगा। अग्नाशय ग्रंथि द्वारा 3 एंजाइम रिलीज़ किए जाते हैं। एंजाइम फर्स्ट जिसका नाम है ट्रिप्सिन एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करेगा। नंबर 2 लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करेगा। नंबर 3
एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। तो ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, है ना। इसको आप TLA भी याद रख सकते हो भाई, TLA भी याद रख सकते हो, इसको शॉर्ट में ऐसे याद कर सकते हो, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा TLA, है ना। ये 3 एंजाइम रिलीज़ किए जाते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ठीक है। चलिए तो अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए एमाइलेज, ये तो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ये भी अग्नाशय ग्रंथि द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ऑप्शन सी रेनिन, तो रेनिन जो है वो दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है और ये आमाशय के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, आमाशय में जठर ग्रंथियों द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमसे आंसर पूछा क्या है, नहीं पूछा है, तो नहीं से तो हमारा आंसर निकल के आ गया आंसर नंबर सी, ठीक है। नहीं पूछा है ना, नहीं होता है, तो रेनिन जो है वो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा रिलीज़ नहीं होता है। चलिए बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अग्नाशय द्वारा पाचक एंजाइम्स आहार नाल के किस भाग में स्रावित होते हैं। अग्नाशय द्वारा जो पाचक एंजाइम्स है वो आहार नाल के किस भाग में रिलीज़ किए जाते हैं। भाई अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा जो अग्नाशय रस बनाया जाता है वो अग्नाशय रस में भोजन में कहाँ पर मिलता है, मतलब वो भोजन में अग्नाशय जब रस मिल जाएगा तो अग्नाशय रस के द्वारा जो एंजाइम है वो उस भोजन के अंदर मिल जाएंगे। तो देखो आमाशय से भोजन सीधा कहाँ पहुँचता है, छोटी आंत में, और छोटी आंत में कहाँ पर, तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ छोटी के कितने भाग होते हैं। देखिए लाइक ये हमारी छोटी आंत है ना, इस छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग होता है सबसे प्रारंभिक भाग जिसे कहते हैं डेड्यूनम, जिसे कहते हैं ग्रहणी, ठीक है। और मध्य भाग होता है जिसे कहते हैं जेजुनम यानी मध्य आंत्र, ठीक है। और सबसे अंतिम भाग होता है इलियम, ठीक है, इलियम जिसे कहते हैं पश्च आंत्र, ठीक है। डेड्यूनम यानी ग्रहणी, ठीक है, डेड्यूनम यानी ग्रहणी, जेजुनम यानी मध्य आंत्र और इलियम यानी पश्च आंत्र। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, छोटी आंत के तीनों भाग DJI है ना, डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। तो आमाशय से भोजन सर्वप्रथम कहाँ आता है, छोटी आंत के इस प्रारंभिक भाग में जिसे कहते हैं ग्रहणी या डेड्यूनम। इसी में पित्ताशय द्वारा पित्त रस को भोजन में मिलाया जाता है और अग्नाशय ग्रंथि द्वारा अग्नाशय रस को भोजन में मिलाया जाता है, यानी दोनों रस जो है वो छोटी आंत के प्रारंभिक भाग डेड्यूनम यानी ग्रहणी में आके मिलते हैं, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन भी हमें क्या पूछ रहा है कि अग्नाशय द्वारा पाचक एंजाइम्स आहार नाल के किस भाग में स्रावित किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए ग्रहणी, तो हमारा राइट आंसर तो यही है, लगा लेते हैं और फिर भी हम और ऑप्शन भी देख लेते हैं, कभी कभी गलती हो जाती है हमसे, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा। ऑप्शन तो हमें लास्ट तक ही पढ़ना है, भले ही हमारा आंसर ऊपर नंबर ए पे हो, लेकिन क्या पता लास्ट में नीचे डेड्यूनम भी दे रखा हो और फिर लास्ट वाले ऑप्शन में लिखा हो कि ए और से दोनों, है ना। तो हमें ऑप्शन सारे पढ़ने होते हैं। ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक ही हमारे को एग्ज़ाम में कुछ पॉइंट्स, कुछ परसेंटेज पीछे रख देती है। तो देखिए ऑप्शन ग्रहणी, ऑप्शन बी है शुद्धांत, ऑप्शन सी है आमाशय, ऑप्शन डी है बड़ी आंत। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा है ऑप्शन ए ग्रहणी, जिसे कहते हैं डेड्यूनम, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको एक चीज़ और बता दी है कि हमें क्वेश्चंस में जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं तो हमें क्वेश्चन पेपर बहुत केयरफुली अटैम्प्ट करना होता है। अगर हमारा ज़रा सा भी ध्यान हटा तो वही चीज़ है कि हम क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हम जवाब क्या दे रहे हैं, जल्दबाजी में हम ऑप्शन ए को पढ़ के वहीं पे आंसर पे टिक करके जा रहे हैं, ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि मानव शरीर में भोजन का अवशोषण होता है। ये यहाँ पे लिखा है मानव शरीर में भोजन का अवशोषण होता है ना, अवशोषण पूछ रहा है। तो अवशोषण क्या भाई, मानव शरीर में किसका पूछ रहा है, अब ये भोजन का अवशोषण पूछ रहा है आपसे, जल का नहीं, भोजन का अवशोषण पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी आमाशय, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत, ऑप्शन नंबर डी बड़ी आंत। तो अभी हमने इससे पहले कुछ देर पहले एक क्वेश्चन देखा था कि छोटी आंत में जो है अंगुलीनुमा संरचनाएं पाई जाती है जिसे कहते हैं विली, और विली का ही कार्य क्या है, भोजन में उपस्थित सभी पोषक पदार्थों को जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है उन पोषक पदार्थों का अवशोषण करना, है ना। लाइक जैसे विटामिन हुआ, खनिज हुआ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वैसा इनका अवशोषण करना। तो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और हमारा राइट आंसर हमारे सामने ही है कि मानव शरीर में भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर प्रश्न ऐसा होता कि मानव शरीर में भोजन की जगह ये पूछ दिया होता है कि जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो जल का अवशोषण कहाँ होता है, जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। लगभग 90 से 95% जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है ना, तो वहाँ पर हमारा आंसर जाता है बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन अभी हमसे पूछा है सिर्फ भोजन का अवशोषण, तो भोजन का अवशोषण छोटी आंत में। चलिए आगे, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन यकृत को उत्तेजित करता है।
तो देखिए कि अगर मेरी वीडियोस को आपने बहुत अच्छे से देखा है तो वहाँ पे मैंने इन दोनों हार्मोन्स के बारे में भी बात करी है। दोनों हार्मोन्स जो मैं आपको बता देती हूँ, एक होता है सिक्रेटिन हार्मोन और एक होता है कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन्स क्या कार्य करते हैं? ये दोनों हार्मोन्स पहली चीज़ तो किसके द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं? भाई जैसे ही भोजन आमाशय से छोटी आंत के प्रारंभिक भाग यानी ग्रहणी यानी डैड्यूनम में आया तो छोटी आंत के द्वारा इन दो हार्मोनों को रिलीज़ किए जाते हैं। देखिए समझना कि हार्मोन्स रिलीज़ तो छोटी आंत के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन ये कार्य किसी और पे करेंगे। कार्य किस पे करेंगे वो हमें देखना है। तो छोटी आंत के द्वारा दो हार्मोन रिलीज़ किए जाते हैं, सिक्रेटिन हार्मोन और कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। तो सिक्रेटिन हार्मोन जो होता है वो अग्नाशय ग्रंथि को उत्तेजित करता है कि अग्नाशय ग्रंथि उत्तेजित हो और अग्नाशय रस को रिलीज़ करे, ठीक है। और जो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन होता है वो कोलेसिस्टोकाइनिन जो है वो यकृत ग्रंथि को उत्तेजित करता है ताकि वो पित्त रस का निर्माण करे और पित्ताशय द्वारा वो छोटी आंत के प्रारंभिक भाग ग्रहणी में रिलीज़ कर दिया जाए। तो ये पूछ रहा है कि यकृत को उत्तेजित करता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर आ गया है कोलेसिस्टो हार्मोन। अब ये ऑप्शन में कहाँ है वो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सिक्रेटिन हार्मोन, ऑप्शन बी इंसुलिन हार्मोन, ऑप्शन सी कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है। तो चलिए देखो ये इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है ना। और अगर हमने अच्छे से पढ़ा है तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन भी अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। बस ध्यान रखना होता है छोटी छोटी बातों का कि कौन सा किसका रिलीज कौन सा किसको उत्तेजित कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि को उत्तेजित करता है? तो जस्ट हमने अभी पहले ही चर्चा कर ली है, तो यहाँ पे हम समय नहीं खराब करेंगे अपना। ऑप्शन नंबर ए है सिक्रेटिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी है एड्रेनालिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी है कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एड्रेनल हार्मोन दे रखा है, तो एड्रेनालिन हार्मोन का भी कार्य होता है ग्रंथियों को उत्तेजित करना, लेकिन कब वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। एड्रेनालिन हार्मोन को हम कहते हैं डरो या करो, है ना, करो या मरो वाला हार्मोन कहते हैं। तो जब हम हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ बहिस्रावी ग्रंथियाँ पढ़ेंगे तो वहाँ इसके बारे में अधिक से चर्चा करेंगे। तो यहाँ हमारा राइट आंसर जाता है सिक्रेटिन हार्मोन है, तो जो कि अग्नाशय ग्रंथि को उत्तेजित करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, आमाशय के किस भाग में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है? देखो पहले जो क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन ने ये पूछा था कि आमाशय में किस अम्ल का निर्माण होता है, तो वहाँ पे इसका नाम पूछा तो वहाँ हमने दे दिया था आंसर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये पूछ रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो आमाशय में किस भाग में होता है। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ एक बार फिर से कि आमाशय जो होता है उस आमाशय का आकार कैसा होता है, जे आकार का होता है। कैसे आकार का होता है? जे आकार की संरचना होती है। इसके 3 भाग होते हैं। प्रारंभिक भाग होता है जिसे कहते हैं कार्डियक, ठीक है, और मध्य भाग होता है जिसे कहते हैं फंडिक, और अंतिम भाग होता है जिसे कहते हैं पाइलोरिक, ठीक है। तो जैसे ही भोजन आमाशय के कार्डियक भाग में आएगा और आमाशय में जो इसकी चारों ओर दीवारों की ओर जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, उन जठर ग्रंथियों के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को रिलीज़ किया जाएगा, HCl को रिलीज़ किया जाएगा। और जब ये HCl भोजन में मिल जाएगा तो भोजन के माध्यम को अम्लीय कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर निकल के आ रहा है, क्या होगा? प्रारंभिक भाग ऑप्शन देख लेते हैं, ए कार्डियक, बी फंडिक, सी पाइलोरिक या डी उपरोक्त सभी। तो कार्डियक भाग में ही HCl का निर्माण हो जाता है। कौन से में? कार्डियक भाग में, है ना, जो इसका प्रारंभिक भाग है उसमें HCl का निर्माण हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्या करता है? HCl भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। तो अगर इस प्रकार का भी प्रश्न पूछे तो ध्यान रखिएगा कि भोजन का माध्यम अम्लीय कौन करता है? HCl करता है। क्वेश्चन नंबर 20, आमाशय में अर्धपचित भोजन क्या कहलाता है? आमाशय के अंदर आमाशय में जो भोजन है उसको अर्धपचित भोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो जब भोजन मुख गुहा में आया तो लार के द्वारा जो टाइलिन एंजाइम स्रावित किया गया था उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का कुछ पाचन हो गया था। उसके बाद जैसे ही आमाशय में भोजन आया तो आमाशय के अंदर कुछ मात्रा में प्रोटीन का पाचन होता है और कुछ ही मात्रा में, बहुत कम मात्रा में वसा का पाचन होता है। तो यहाँ पर जो भोजन आया है उसका अर्ध पाचन हुआ है, यानी पूर्ण रूप से ना कार्बोहाइड्रेट पाचित हुई, पूर्ण रूप से ना प्रोटीन का पाचन हुआ, पूर्ण रूप से ना वसा का पाचन हुआ। तो इस वजह से उसको कहते हैं अर्धपचित भोजन, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि आमाशय में अर्धपचित भोजन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है बॉलस, ऑप्शन बी है काइम, ऑप्शन सी है काइल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो हम तीनों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि बॉलस कहाँ कहलाएगा, काइम कहाँ कहलाएगा, काइल कहाँ कहलाएगा। जब भोजन मुख गुहा में आता है
तो मुख गुहा में आने के बाद में दांतों द्वारा इसको काटा चबाया तोड़ा जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, है ना, और जीभ के द्वारा इसको मुंह में चारों ओर घुमाया जाता है और फिर इसमें लार मिलाई जाती है। तो लार मिलाने पर ये भोजन कैसा हो जाता है, लुगदी के समान हो जाता है। तो लुगदी के समान भोजन को तो कहते हैं बोलस, यानी मुख गुहा में लुगदी के समान जो भोजन होता है उसे कहते हैं बोलस। फिर बात करते हैं कि आमाशय, आमाशय के अंदर जो अर्थवर्जित भोजन होता है उसे कहते हैं काइम। क्या कहते हैं, काइम, ठीक है। और फिर जब भोजन का छोटी आंत में पूर्ण अवशोषण हो जाता है, पूर्ण पाचन हो जाता है, उसके बाद में जो बड़ी आंत में पहुंचता है, बड़ी आंत में से जल का भी अवशोषण हो जाता है, तो फिर लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल बचता है जिसे कहते हैं मल, उसी को कहते हैं काइल। तो बड़ी आंत में भोजन को कहेंगे काइल, आमाशय में कहेंगे काइम और मुख गुहा में कहेंगे बोलस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको तो जरूर ही याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि आमाशय में अर्धपचित भोजन क्या कहलाता है। तो आमाशय में अर्धपचित भोजन कहलाता है काइम, ठीक है। तो चलिए हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे पूछ रहा है कि छोटी आंत में निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन पूर्ण करता है। अब देखिए कि आप अगर पाचन तंत्र को पढ़ते हैं अच्छे से तो आपको इसमें से पढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि ईजी से ईजी क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं। लेकिन अगर हाई लेवल के क्वेश्चन की हम बात करें तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन से किस अंग के द्वारा कौन से एंजाइम्स रिलीज़ किए जाते हैं। और स्पेशली छोटी आंत के एंजाइम्स पे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो टीचिंग लाइन वाले पेपर होते हैं जैसे लाइक थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, तो वहाँ ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो छोटी आंत के जो द्वारा जो एंजाइम रिलीज़ किए जाते हैं वो मैंने आपको मेरे वीडियो में अच्छे से समझाए हैं। और आपको वहाँ पर मैंने एक एंजाइम को स्पेशली याद भी करवाया था कि यही एक ऐसा एंजाइम है जिसको देखने पर याद नहीं आता है कि ये किसका पाचन करेगा, बाकी सब तो नाम से ही पता चल जाएंगे। तो पूछ रहा है कि छोटी आंत में निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन पूर्ण करता है। तो ऑप्शन ए है माल्टेज। भाई माल्टेज एंजाइम माल्टोज का पाचन करेगा और माल्टोज क्या है, शर्करा है, तो ये तो कार्बोहाइड्रेट हुआ। ऑप्शन बी है इरेप्सिन। तो या इरेप्सिन हमारा राइट आंसर ही क्या है, इरेप्सिन। इरेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन है। और ये मैंने मेरी वीडियो में स्पेशल आपको हाईलाइट करा के याद कराया था कि इसी को एक को याद रखना है क्योंकि ये प्रोटीन का पाचन करता है और इसका नाम भी मैच नहीं करता है। बाकी सी ऑप्शन है जैसे ग्लैक्टेज, तो ग्लैक्टेज जो है वो ग्लूकोज का पाचन करेगा, ग्लैक्टोज का पाचन करेगा, सॉरी। ऑप्शन डी है सुक्रेज, तो वो सुक्रोज का पाचन करेगा। तो माल्टेज, ग्लैक्टेज, सुक्रेज ये तो सारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। ऑप्शन बी है इरेप्सिन जो नाम से ही अलग लगता है और इसको हम पहचान नहीं पाते हैं। तो ऑप्शन बी इरेप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करेगा, ठीक है। चलिए, आई होप कि ये जो क्वेश्चनरी है वो आपको टॉपिक के साथ में आपको दोबारा रिवीजन करने के लिए बहुत हेल्पफुल हो रही होगी। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि मैंने टॉपिक को अगर अच्छे से पढ़ा दिया तो उसके बाद मैं क्वेश्चनरी ऐसी लाऊं कि आपका रिवीजन क्विकली हो जाए, है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे पूछ रहा है कि मानव शरीर में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो ये तो कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ऑप्शन ए है 4 जोड़ी, ऑप्शन बी है 2 जोड़ी, ऑप्शन सी है 3 जोड़ी, ऑप्शन डी है 1 जोड़ी। तो मनुष्य के अंदर 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, एक जोड़ी कान के बिल्कुल नीचे जिसे कर्णफूल ग्रंथि कहते हैं ना, जिसे ही पैरोटिड ग्रंथि कहते हैं। जब इस पैरोटिड ग्रंथि में किसी प्रकार से सूजन आ जाती है, मतलब जैसे ही बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करता है और इसमें संक्रमण के दौरान जब इस पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है जो कान के बिल्कुल नीचे होती है ना और हमारे यहाँ गले के यहाँ तक फैल जाती है, तो इस समय उसकी स्वेलिंग से गलसुआ रोग हो जाता है जिसे कहते हैं मम्प्स रोग, ठीक है। वो हम मानव रोग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो गलसुआ रोग पैरोटिड लार ग्रंथि में सूजन के कारण होता है, ठीक है। और एक लार ग्रंथि पाई जाती है, हम जैसे इस जीभ को अगला जो अग्रभाग खुला है इसको जब ऊपर करते हैं तो इसके बिल्कुल नीचे है ना एक जोड़ी लार ग्रंथि यहाँ पाई जाती है। एक जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है जहाँ से हमारी जीभ जो है हमारे इसमें फ्रेनुलम लिंगुअल से जुड़ी होती है, मतलब जहाँ से जीभ पीछे वाले तलवे से जुड़ी होती है वहाँ पर एक जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमारी 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। जो कर्णफूल पैरोटिड ग्रंथि होती है वही हमारे गालों तक फैली रहती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से वयस्क दंत सूत्र कौन सा है। देखो मैंने मेरी वीडियो में दोनों दंत सूत्र आपको बताए थे, ठीक है। तो दोनों दंत सूत्र जब मैंने बताए थे तो आपको पहले मैं बता देती हूँ कि ए से दांतों का दंत सूत्र जिसे हम कहते हैं दूध के दांत, है ना, तो उसका तो दंत सूत्र क्या था, उसका दंत सूत्र था 2102, ठीक है, 2102। ये तो है अस्थायी दांतों का जिसे हम कहते हैं दूध के दांत, ठीक है। दूध के दांत कितने होते हैं टोटल, दूध के दांत 20 ही होते हैं ना, क्योंकि आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 ऊपर 10 नीचे। यहाँ 0 का मतलब है कि बच्चों के अंदर अग्रचय वर्णक दांत नहीं आते हैं।
अग्रचय वर्णक दांत भी नहीं आते हैं। सेकंड, बच्चों के अंदर जो है एक चय वर्णक दांत भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हुआ किसका, ये हमारा हुआ अस्थायी दांतों का है ना, जिसे हम दूध के दांत कहते हैं। अब हमसे पूछ रहा है वयस्क दंत सूत्र। तो वयस्क दंत सूत्र की यदि हम बात करें तो वयस्क दंत सूत्र का होता है 2 1 2 3। ठीक है, 2 1 2 3, इनको मल्टीपल कर दो 2 से मल्टीपल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो संख्या लिखी हुई है ये आधे चबड़े की है ना, आधे चबड़े की संख्या, दांतों की संख्या लिखी हुई है, तो इसको 2 से मल्टीपल करना जरूरी है, तब जाके पूरे चबड़े की है ना, ऊपर वाले पूरे चबड़े की संख्या आ जाएगी। नीचे भी सेम चीज़ यही है कि आधे चबड़े की दांतों की संख्या लिखी है, जब आप इसको 2 से गुना कर दोगे तो ये पूरे चबड़े की संख्या आ जाएगी, पूरे चबड़े में दांतों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, 2 1 2 3 का मतलब क्या है कि जो इंसीजर होते हैं, सबसे पहले होते हैं कृतनक, जिन्हें कहते हैं इंसीजर, जो कि संख्या में कितने होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, यानी टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, और फिर बात करते हैं 1 का मतलब होता है रदनक, जिन्हें कहते हैं कैनिन, जो कि 2 ऊपरी जबड़े में होते हैं, 2 नीचे होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 4। में एक बार इधर और लिख देती हूँ कि इंसीजर की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। ठीक है, और कैनिन की बात कर रहा है तो कैनिन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, मतलब रत्नक टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, फिर ऑप्शन 2 यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका मतलब है अग्रचय वर्णक दांत है ना, तो अग्रचय वर्णक दांत जो होते हैं वो 4 ऊपर 4 नीचे, तो टोटल कितने, 8 हो गए। तो अग्रचय वर्णक जिसे कहते हैं प्रीमोलर हो गए हमारे 8। ठीक है, और फिर बात करते हैं मोलर्स यानी च वर्णक की। तो च वर्णक होते हैं, तो जो च वर्णक होते हैं वो संख्या में ऊपर 6 और नीचे भी 6, यानी टोटल कितने हो गए, 12। तो आप इनको एक बार टोटल करके देख लीजिए कि 12 8 और 4, चलो यहाँ लिखने में नहीं आ रहा है, तो मोलर होते हैं 12, तो 12 8 8 4, टोटल कितने हो गए, 32। ठीक है, तो हमारा दंत सूत्र ये बन के आता है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये हो गया इंसीजर, ये हो गया कैनिन, ये हो गया प्रीमोलर, ये हो गया मोलर्स। ठीक है, अब इस टाइप का हमारा आंसर कहाँ है, ऑप्शन ए को अगर हम देखें, ऑप्शन ए को यदि हम देखें तो ऑप्शन ए में 2 1 3 2 है, तो पहले तो ये कट ही गया है, क्योंकि ऐसे तो आएगा ही नहीं, हमने बिल्कुल सीरीज से जमाया है, दंत सूत्र बिल्कुल सीरीज से जमाया है, तो ऑप्शन ए तो हमारा कट हो गया। ठीक है, इसको कट कर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन बी 2 1 2 3, और फिर नीचे भी लिखा है 2 1 2 3, मल्टीपल करा है 2 2 से 16 16, तो हमारा राइट आंसर यही है, बी है। फिर भी हम आगे नेक्स्ट को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी 2 2 1 3, तो ये तो ऑर्डर में ही नहीं जमा हुआ है, तो इसके मतलब इसके आगे आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर निकल के आ गया है 2 1 2 3। चलिए, और उसी को हमने मल्टीपल कर दिया, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर हमारा हो गया आंसर नंबर बी। ठीक है, ये हमारा दंत सूत्र का ऑप्शन हो गया। चलिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 या 24। पाचन की क्रिया के दौरान आहार नाल के किस अंग में भोजन का माध्यम क्षारीय हो जाता है। सबने अच्छे से पढ़ा है इसको, है ना। तो पाचन की क्रिया के दौरान आहार नाल के किस अंग में भोजन का माध्यम क्षारीय हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये ढूंढें कि क्षारीय क्यों होता है। लीवर यानी यकृत, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है, इसके द्वारा पित्त रस का निर्माण किया जाता है, बाइल जूस को निर्मित किया जाता है, और ये बाइल जूस कहाँ जाके संचित होता है, ये पित्ताशय में स्टोर होता है, जिसे कहते हैं गॉल ब्लैडर। ठीक है, और पित्ताशय के द्वारा इस रस को छोटी आंत के ग्रहणी में छोड़ा जाता है। भोजन जब ग्रहणी में आ जाता है, छोटी आंत के प्रारंभिक भाग ग्रहणी डेड्यूनम में आ जाता है, तो उस समय इस पित्ताशय द्वारा पित्त रस को उसमें छोड़ा जाता है, और जब पित्त रस को ग्रहणी में आए हुए भोजन में छोड़ा जाता है तो भोजन का माध्यम क्षारीय हो जाता है। और वही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पाचन की क्रिया के दौरान आहार नाल के किस अंग में भोजन का माध्यम क्षारीय होता है। आमाशय में, जी नहीं, आमाशय में तो अम्लीय होता है। ऑप्शन बी है पित्ताशय, तो पित्ताशय के द्वारा तो पित्त रस को छोड़ा जाता है ना छोटी आंत के अंदर। ऑप्शन सी ग्रहणी, तो ये हमारा राइट आंसर है। छोटी आंत का प्रारंभिक भाग डेड्यूनम ग्रहणी, यहीं पे भोजन आता है और यहीं पे भोजन में पित्ताशय द्वारा पित्त रस को मिलाया जाता है, जो भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है। ऑप्शन डी है बड़ी आंत, तो बड़ी आंत तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, सही मिलान कीजिए। अगर आपने एंजाइम्स अच्छे से पढ़े हैं तो यहाँ पर हम ये वाला क्वेश्चन भी कर देंगे, मैच द फॉलोइंग वाला। एंजाइम्स, एक तरफ आपके सामने एंजाइम्स लिखे हुए हैं और इस तरफ आपके सामने लिखे हैं कि ये किसका पाचन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए लाइपेज एंजाइम, जो कि अग्राशय ग्रंथि के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। तो यहाँ पे देखिए लाइपेज एंजाइम जो है वो वसा का पाचन करता है। ये
नंबर 3 पे है। ऑप्शन बी जो है ट्रिप्सिन, ये भी अग्नाशय ग्रंथि द्वारा रिलीज़ किया जाता है और ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है, तो ये 4th नंबर हो गया। ऑप्शन नंबर सी है लाइसोजाइम, ये लार ग्रंथि के द्वारा रिलीज़ किया जाता है जिसके द्वारा जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी टाइलिन एंजाइम, ये भी लार ग्रंथि के द्वारा रिलीज़ किया जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो चलिए हम आगे हमारा देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया, अब इससे रिलेटेड आंसर क्या है देखिए कि आप एक बार देख लीजिए कि लाइपेज, बस लाइपेज के लिए नंबर 3 है, ट्रिप्सिन के नंबर 4 है। तो इस प्रकार से ये हमारा मतलब इसके नीचे ऑप्शन में देखो, मैं इसको ऊपर करूँगी तो ये शायद हो सकता है हट जाए, तो यहाँ नीचे इससे नीचे जो है वो ऑप्शन दे रखे हैं कि किस ऑप्शन में सही मिलान किया हुआ है, तो वो आप देख लीजिएगा, है ना। एक बार हम देख लेते हैं। चलो तो देखो इसका राइट आंसर जो होगा, जो हमने मैच किया है उसका राइट आंसर होगा कि जो ऊपर क्या लिखा हुआ था लाइपेज, लाइपेज का क्या था नंबर 3 था वसा, है ना। तो यहाँ ए पे 3 दिख रहा है, ए पे 3 दिख रहा है, तो से और दे तो वैसे ही नहीं होंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं बी ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन यानी 4th नंबर, तो बी में 4th कहाँ है, बी में 4th ये रहा, ठीक है। फिर सी है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम के लिए जीवाणु ए नंबर 1, तो नंबर 1 सी के लिए ये रहा। और टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट नंबर 2 है ना, तो इसमें राइट आंसर हो गया बे, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से हमने हमारे जो पाचन तंत्र वाला टॉपिक किया था उसके आज हमने मोस्ट 25 क्वेश्चंस भी कर लिए हैं और उसके अराउंडिंग भी मैंने आपको बहुत कुछ उसकी फिर से जानकारी दे दी है, तो एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो गया है। और इसी टाइप के क्वेश्चंस वहाँ एग्ज़ाम में आते हैं। एक प्रॉब्लम ये होती है कि हम थ्योरी तो बहुत पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चनरी पे हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है, और उसी की वजह से जब एग्ज़ाम में हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने बैठते हैं तो इजी से इजी क्वेश्चंस भी हमसे गलत हो जाता है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो उस चैप्टर्स को पढ़ने के बाद में आप ये क्वेश्चनरी भी ज़रूर अटेम्प्ट करें, जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत होती रहे और आपका टॉपिक रिवाइज होता रहे। और इसी तरीके से मैं आपके सामने नेक्स्ट मेरे जो भी टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए हैं उनकी और अच्छी वाली क्वेश्चनरीज में लाती रहूँगी। आई होप कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रह रहा होगा मेरी वीडियोस और मेरी ये क्वेश्चनरीज वाली वीडियोस। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।